Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to take up the discussion on the need of political theory, that why do we need political theory, हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। पिछला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था राजनीतिक सिद्धांत को हम परिभाषित कैसे करते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट ये आपका जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऑनर्स में है, प्रोग्राम में भी है। सो है लॉट ऑफ थिंग्स हैं जहाँ पे आप ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो और आप समझते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दैट, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मुझे बहुत मैं इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार सोचती भी हूँ कि क्या ये जो राजनीतिक सिद्धांत का जो आधार है इसको इतना महत्व क्यों दिया गया। और जब बीच में इस डिबेट आ रहा था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और फिर डिक्लाइन के बाद हम रिसर्जेंस की बात करने लगे, और फिर अचानक से अब जब हम आज के संदर्भ में बात करते हैं तो वी ऑब्वियसली से दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी ऑल आर स्टडिंग एंड देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एकेडमिक वर्क और रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं इस पर। तो ऑब्वियसली अगर ये रेलेवेंट नहीं है तो ये नहीं होंगे, और किस तरह से रेलेवेंट है, कितना इसका रेलेवेंस है अभी, और हम क्या और खोज कर रहे हैं इस पॉलिटिकल थ्योरी में कि क्या होना चाहिए। तो ये सारे डिबेट से सारे क्वेश्चन से हमारा आज का जो टॉपिक है ये रिलेट करता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम 3 P's की बात करते हैं, पावर, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस। तो ये जो 3 P's है हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है पॉलिटिकल थ्योरी को, उसके जो प्रैक्टिसेस है उसके आधार को समझने में हमें हेल्प करता है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अगर हम इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल थ्योरी का वो है एक्सप्लेनेटरी रोल। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अवधारणा है, न्याय का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जस्टिस का सिद्धांत ले लीजिए, तो जस्टिस के सिद्धांत को ये समझाने में हमें मदद करता है, एक्सप्लेन करता है जस्टिस का सिद्धांत का क्या आधार है, कब आया, कैसे आया, कौन से स्कॉलर्स हैं इसके, क्या थ्योरी है इसमें, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय जस्टिस। ठीक है, जस्टिस और इक्वालिटी में अगर कोई रिलेशनशिप है तो क्या है, जस्टिस और लिबर्टी में अगर कोई रिलेशनशिप है तो क्या है, किसी भी तरह का आधार है, या जस्टिस एज फेयरनेस या रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कुछ भी। तो जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो यहाँ जो एक्सप्लेनेटरी रोल है पॉलिटिकल थ्योरी का, एक्सप्लेनेटरी रोल जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन phenomenon, explain social facts, explain the presuppositions that are taking place in society. So अब हम सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल थ्योरी का समझ सकते हैं वो है इंटरप्रेटिव रोल। सो सबसे पहले तो ये इंटरप्रेट करना, किसी भी चीज़ों को जो हम इंटरप्रेट करते हैं उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो हमें पहले राज्य को समझना पड़ेगा, और राज्य के संदर्भ में मार्क्स की क्या थिंकिंग थी, मार्क्स की क्या आइडियोलॉजी थी, उसके संदर्भ में फिर हमें पूरे इस प्रोसेस को देखना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना किसी भी चीज़ों का। और हर व्यक्ति और जो कॉन्टेक्स्ट वाइज जो चीज़ें होती हैं उसका इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो that is also very important that political theory helps us in understanding a particular social phenomenon. Then next जो इसका important role है वो है contemplative role। now contemplative को हम हिंदी में कहते हैं ध्येय मतलब क्या इसका aim है, क्या objectives है, what does it want to achieve in society, social practices के through, क्या इसके जो दूरदर्शिता के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि क्या होना
करना चाहिए पॉलिटिकल थियरी को, क्या हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि भीख पारिक ने भी कंटेम्पलेटिव रोल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के बारे में बोला है। हन्ना अरेंट की जो वर्क है ह्यूमन कंडीशन में, उसमें भी हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी जो सोशल बिहेवियर है, नॉर्म्स है, किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे इस जो पूरी पॉलिटिकल थियरी के संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंटरप्रिटेटिव और द एक्सप्लानेटरी और द कंटेम्पलेटिव रोल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी हैज़ एन न्यूमरस रोल्स दैट कैन बी एनालाइज्ड। उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो आधार है हमारा पूरा थियरी है, ये थियरी हमें हेल्प करता है चीज़ जो हम सोसाइटी में, जैसे हम रह रहे, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने कहा। सोशल एनिमल सोशल बीइंग होने की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि समाज में जो भी सोसाइटी में सोशल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ उसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी एक एनालिसिस को लेते हैं कि डाउरी के जो केस है वो आज कितने बढ़ रहे हैं, क्या जो लिटरेसी रेट आया उसके बाद डाउरी के केसेस कम हो गए। अगर हम इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़े जा रहे हैं, डाउरी का रेट भी जो है जो केसेस है उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी अब एक अलग आधार है। तो यहाँ पे हमें को रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फैक्ट्स और वैल्यूज़ दोनों को देखना चाहते हैं, कि हम आंकड़ों को भी देख रहे हैं, एक तरफ से हम पूरे फैक्ट्स का भी एनालिसिस कर रहे हैं और वैल्यूज़ को भी देख रहे हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यू समाज में जो है विमेन के प्रति, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स के प्रति जो बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो है ही। तो इसकी वजह से विमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह देखा जाता है, प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। इसकी वजह से जो डाउरी है वो इंक्रीज़ हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाएं, हम कितने भी आगे चले जाएं, जो ये जो प्रथा है वो चलती आई। तो यहाँ पे फैक्ट्स और वैल्यूज़ के अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पाते हैं कि जो अगर हम नॉर्म्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, समाज में क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मूल्य हैं, तो ये एक डिबेट है पॉलिटिकल थियरी में कि क्या पॉलिटिकल थियरी को हम वैल्यू न्यूट्रल बना दें। जो डिक्लाइन आया था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आपने पढ़ा होगा और आपके सिलेबस में भी है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो डिक्लाइन की बात हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि जब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो आधार है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम देख रहे थे नॉर्म्स हैं, नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं और उसमें एम्पिरिकल अप्रोच है, दोनों ही चीज़ें साथ में चल रहे हैं। और साथ में चलने की वजह से जो है कहीं ना कहीं एक जो एक मिसिंग आधार वहाँ कुछ हो रहा है। नॉर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं और हम एम्पिरिकल उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे मिसिंग क्या हो रहा है कि क्या हम दोनों को हमें हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो हमें नॉर्म्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और वैल्यूज़ को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि फिर हम इसको वैल्यू फ्री पॉलिटिकल थियरी को कैसे बनाएंगे। पॉलिटिकल थियरी को वैल्यू फ्री बनाना, वैल्यू न्यूट्रल बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप एक मुद्दा रहा 1950 में, जब ये डिक्लाइन अल्फ्रेड कोबेन ने डिक्लाइन की बात की। तो उस समय अगर हम इस जो कॉन्टेक्स्ट को अगर हम इस तरह से समझते हैं कि अगर हम इसे पॉजिटिविज़म की तरफ या लॉजिकल पॉजिटिविज़म की तरफ, या हम इसे सिर्फ साइंटिफिक इंक्वायरी के आधार पर हम इसे समझें और एम्पिरिकल एनालिसिस की तरफ समझें, सिर्फ क्वांटिफिकेशन अगर इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में हो, तो बोला गया कि ये बहुत रेलेवेंट रहेगा। और इसलिए व्यवहारवाद का सिद्धांत भी आया था, बिहेवियरलिज्म का सिद्धांत, जो ये कहता है 7 जो उसके फीचर्स हैं, क्वांटिफिकेशन, रूल और वैल्यू फ्री की बात करता है, रेगुलरिटीज़ की बात करता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें। डेविड स्टैन बात करते हैं टू मेक पॉलिटिकल थियरी रेलेवेंट। वो डिबेट जो आया और रिसर्जेंस की बात है, वो ही कह रहे हैं कि क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखिए, अगर प्लेटो और अरिस्टोटल से ही अगर हम उनकी फिलॉसफी को देखते हैं, तो क्या पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में, पॉलिटिकल थियरी में होना चाहिए,
what ought to be और क्या है, ये दोनों ही बातों का समन्वयीकरण बहुत पहले से ही हमारे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें चला आ रहा है। चाहे हम हॉब्स की अंडरस्टैंडिंग को देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लॉ की देखें, प्लेटो और अरिस्टोटल के जो प्लेटो का फिलॉसफर रूल को हम देखें, अरिस्टोटल की जो वर्क है सिटीजनशिप के वर्क को हम देखें, क्या है और क्या होना चाहिए, ये दोनों ही बात पे डिस्कशन हुए हैं। बट नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जब हम बात करते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो ये डिक्लाइन का दौर वो था, वो ये इससे सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को वैल्यूज़ और फैक्ट्स दोनों के एसिमिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और ये मानते हैं कि दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन भी मौजूद है, सब्जेक्टिफिकेशन भी मौजूद है, व्हाट ऑट टू बी भी है, व्हाट इज़ देयर ये भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। अगर ये सारी चीज़ें समन्वयीकरण हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि वैल्यूज़ के होने की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नो मोर रेलेवेंट, और कुछ स्कॉलर्स ने तो उन्हें उसे डेड भी घोषित कर दिया था। तो वो अब जब हम रिसर्चेंस की बात करते हैं, ये रिसर्चेंस वही फेज़ है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में बिहेवियरलिज्म का सिद्धांत आया, और फिर उसके बाद जब उस बिहेवियरल रेवोल्यूशन पे व्यवहारवाद जो क्रांति आई उस पर काफ़ी मतलब आक्रोश भी था और उस पर क्रिटिकल मतलब एनालिसिस भी हुआ उसका, तब उसमें वैल्यूज़, रेलेवेंस, सोशल इक्विटी सारी जो मुद्दे हैं उसको जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म का हम उस सिद्धांत को पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहते हैं। तो आपको ये दौर समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक ये शुरू हो रहा है। एक डिबेट है वैल्यू फ्री होने की, वैल्यू न्यूट्रलिटी होने की, और दूसरा डिबेट है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसमें जो है नॉर्म्स होंगे, फैक्ट्स होंगे या नॉर्म्स होंगे। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम तथ्यों की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मूल्य नहीं होंगे, क्योंकि हम किसी भी फिलॉसफी को उठा के देख लें और आज के संदर्भ में अगर हम कोई रिसर्च करने जाते हैं, कोई शोध करने जाते हैं, तो हमें ये कहा जाता है, कुछ जो अच्छे स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम मिक्स्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड है वो दोनों हम इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा रिसर्च का सही, आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सही निष्कर्ष निकल के आता है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी दर्शन का या किसी भी काल का, किसी भी समय का अध्ययन सिर्फ़ और सिर्फ जो है आंकड़ों के आधार पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग को रिलेट करने के लिए, उसकी समझ को रिलेट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब तक अपनी बातों को, अपने अध्ययन को सिर्फ हम आंकड़ों तक सीमित रखते हैं तो आंकड़े बोलते नहीं हैं, आंकड़ों को हम एनालाइज़ करते हैं, और जब हम उसे एनालाइज़ करते हैं तब हम उसे किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट से, किसी ना किसी तर्क से जोड़ते हैं, और ये जोड़ने का ही आधार है कि वो जो है क्वांटिफिकेशन जो है वो क्वालिटेटिव आधार भी बन जाता है। तो ये कह देना कि जो सोशल साइंस है वो वैल्यू फ्री हो जाए, सोशल साइंस जो है वो वैल्यू न्यूट्रल हो जाए, ये बहुत हद तक सही नहीं है। और जो सोशल साइंस है वो नेचुरल साइंस तो है नहीं। सोशल साइंस में हम 2+2 4 तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो सोशल साइंस जो है इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेम्पलेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग। और इंटरप्रेटिंग जो है, जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो हर व्यक्ति किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक अंडरस्टैंडिंग को अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट करना मतलब है कि हम उससे क्या समझते हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। किसी टेक्स्ट को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ हम जोड़ते हैं और तब हम उसको रिलेट करते हैं, एंड देन इट बिकम्स ओवरऑल रेलेवेंट। So finally we find that political theory is obviously relevant in today's context, because it not only provides us with the values, the norms, the culture, the ideas, but also facts, the empirical scientific inquiry to understand any social phenomenon and predict it, and also try to make it a more better future.
So hope you got my point, students. If you have any comments, any suggestions, any queries, you can uh, put in my comment box. And have a nice day. Take care. Goodbye.